Today we are going to discuss about the RC coupled amplifier. RC coupled amplifier में टू ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, टू एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं. वन इज T1 एंड अनदर इज T2. दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, दिस इज इमीटर. ऐसे ही यहाँ पर बेस, कलेक्टर और इमीटर है. हम इसमें ये हमारे पास कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये भी कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर है. R1, R2 एंड RE ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग का काम करते हैं. RC, CC एंड R1 ये तीनों, RC, R1 एंड CC ये दो तीनों मिलकर हमारे पास कपलिंग नेटवर्क का वर्क करते हैं. यहाँ पर R1 ये हमारे पास कपलिंग नेटवर्क हो गया, और ये नेक्स्ट स्टेज के लिए R1, R2 और RE जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग का काम करते हैं. ये C एंड ये C ये बाईपास कैपेसिटर है हमारे पास. C इन इज द इनपुट कैपेसिटर. ये हम जब VCC यहाँ पर देते हैं तो ये DC वोल्टेज को इधर जाने से, इस साइड जाने से रोकता है इनपुट सिग्नल की तरफ, क्योंकि जो VCC है हमारे पास, वो जब हम कैपेसिटर यहाँ पर लगा देते हैं तो Z जो है हमारे पास, जो इम्पिडेंस या रिएक्टेंस हम कहें 1/ओमेगा C, यानी कि 1/2πfc के बराबर होता है. DC के लिए F की वैल्यू 0, तो Z क्या वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है. तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा DC के लिए, तो DC इधर नहीं जा पाएगी. AC के लिए ये जो है F की वैल्यू कुछ होगी, तो ये AC के लिए लो रिएक्टेंस का काम करता है, तो AC यहाँ से इधर चली जाएगी. तो DC ये इधर आती है तो ये इसको फॉरवर्ड बायस कर देता है. R2 VB के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, यहाँ पर ये 15 वोल्ट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ 2-3 वोल्ट के आसपास ड्रॉप होगी एज R2 इज लार्ज. तो ये हमारे पास क्या करता है, इसको इनपुट को फॉरवर्ड बायस कर देता है. और R1 के थ्रू जो है ये कलेक्टर में है, तो इससे जो आउटपुट है वो हमारे पास रिवर्स बायस हो जाता है, रिवर्स बायस्ड हो जाता है. तो इनपुट फॉरवर्ड बायस और आउटपुट हमारे पास ट्रांजिस्टर का रिवर्स बायस हो जाता है. नाउ दिस इज C जो है हमारे पास, ये जो आउटपुट से हमारे पास कपलिंग के थ्रू नेगेटिव फीडबैक हमारे पास आता है, वोल्टेज आती है, उसको क्या करता है, बाईपास कर देता है. अगर ये ना हो तो वोल्टेज हमारे पास इन द रिवर्स फेज इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, और ये जो वोल्टेज है VB, ये इसका डिफरेंस हमारे पास कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास इनपुट में जो वोल्टेज है, मैग्नीट्यूड है, वो हमारे पास कम हो जाएगा. तो ये हमारे पास RC को हमने R1 के साथ और CC के साथ कपलिंग कर दिया. CC का जो वर्क है हमारे पास, RC का क्रॉस आउटपुट आता है, CC के अक्रॉस CC हम जो है यूज करते हैं ताकि ये जो DC है इधर सेकंड स्टेज में ना जाए, और ये जो हमारे पास एम्पलीफाइड होकर आउटपुट आता है ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है CC के द्वारा, क्योंकि लो रिएक्टेंस वर्क करता है फॉर AC एंड हाई इम्पीडेंस, हाई रिएक्टेंस वर्क करता है फॉर DC. तो ये हमारे पास जब हमने ये इनपुट हमने दिया, ये सिग्नल दिया, तो यहाँ पर हमें 180 फेज डिफरेंस में हमें AC ये हमें प्राप्त होगी विद द एम्पलीफाइड आउटपुट. नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास ये जो रिवर्स फेज में 180 फेज डिफरेंस में वो आउटपुट हमें यहाँ पर मिलती है. ये फिर ट्रांजिस्टर T2 के द्वारा ये 360 फेज में आ जाएगी, यानी कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस फिर दोबारा हो जाएगा इसमें. तो ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस कैसे होता है, ये फेज रिवर्सल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. R1 R2 हमारे पास क्या करता है, वर्क करता है, ये जो है ये वर्क करता है हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग का. इसके अक्रॉस आउटपुट आ जाएगा, और क्योंकि हमने यहाँ लोड लगा दिया तो ये आउटपुट यहाँ पर लोड के अक्रॉस हमारे पास आ जाएगा. CCC वही वर्क करता है कि ये DC जो है इधर, DC को इधर जाने से रोकता है आउटपुट की तरफ, और AC इससे चला जाएगा, क्योंकि AC के लिए लो रिएक्टेंस का वर्क करता है और DC के लिए हाई रिएक्टेंस का वर्क करता है. क्योंकि ये फिर जो है 180 फेज डिफरेंस यहाँ पर आता है, तो ये 360, यानी कि सेम फेज में, जिस फेज में हमने इनपुट दिया उसी फेज में एम्पलीफाइड आउटपुट हमें RL के अक्रॉस मिल जाता है. नाउ द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व जो है हमारे पास इसका RC कपल्ड एम्पलीफायर का ये आता है.
क्योंकि इसमें RC R1 और CC का कपलिंग है R और, तो इसलिए इसको RC कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। नाउ वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी में हम ग्राफ खींचें तो ये वोल्टेज गेन यानी कि वोल्टेज गेन AB इक्वल टू V नॉट अपॉन VI वर्सेस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचे तो लो फ्रीक्वेंसी पर ये गेन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फिर ये मिड फ्रीक्वेंसी पर कांस्टेंट और फिर हाई फ्रीक्वेंसी पर फिर ये कम होता हुआ दिखाई देगा। तो AB मैक्सिमम हमारे पास ये है, ये मैक्सिमम गेन है हमारे पास। ये हमारे पास कितनी है 0.707 AB मैक्सिमम है। ये हमारे पास जो रेंज है इसकी अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास ये आती है यहाँ से यहाँ तक, ये 50 हर्ट्ज से, और ये हमारे पास कहाँ तक आती है 20 हर्ट्ज तक आती है रेंज। ये ऑडिबल रेंज है जिसमें हम सुन सकते हैं। अगर हम 0.707 पर इसको देखें यही मैक्सिमम पर, तो ये फ्रीक्वेंसी इसके अलोंग F1 और इसके अलोंग F2। तो बैंड विड्थ जो है हमारे पास क्या होती है, जहां पर AB मैक्सिमम की वैल्यू 0.707 हो जाए उस पॉइंट पर जितनी भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो हमारे पास बैंडविड्थ होती है, यानी कि बैंडविड्थ जो है F2 माइनस F1 के बराबर हो जाएगा। तो द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओवर विच द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 70.7% ऑफ द मैक्सिमम गेन इज नोन एज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी हमारे पास F2 माइनस F1, F1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और F2 क्या होती है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी। अब देखिए इसमें फॉल जो हमारे पास होता है लो फ्रीक्वेंसी पर वो क्यों होता है, क्योंकि एट फ्रीक्वेंसी बिलो 50 हर्ट्ज आप देखें तो द रिएक्टेंस ऑफ द CC लो फ्रीक्वेंसी के लिए हाई इंपेडेंस हो जाएगा, तो क्वाइट हाई हो जाएगा। सो इट अलाउज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ वोल्टेज सिग्नल टू पास फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकेंड स्टेज। ये CC जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये इसका रिएक्टेंस लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये इंपेडेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पास ही होने नहीं देगा सिग्नल को। तो इसी वजह से ये क्या करेगा, लो हमारे पास क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। एंड C कैन नॉट शंट, C जो है वो शंट नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें जो है हाई इंपेडेंस हो जाएगा। तो हाई इंपेडेंस तो वोल्टेज कहाँ हो जाएगा ड्रॉप इसके क्रॉस हो जाएगा। जब वोल्टेज इसके ड्रॉप हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक हमारे पास हो जाएगा और वोल्टेज में इनपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। तो C cannot send the RE because of the high reactance at low frequency and develop a AC voltage across it and effective input of voltage of the amplifier is reduced हो जाएगा। अब नाउ फॉल एट हाई फ्रीक्वेंसी पर भी हम देखते हैं कि फॉल इन द गेन है एट फ्रीक्वेंसी अबाउट 20 किलो हर्ट्ज। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप देखें एफ की वैल्यू हाई हो जाए तो ये हमारे पास लो रिएक्टेंस हो जाएगा। तो द रिएक्टेंस ऑफ CC इज स्मॉल एंड एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, thus increasing the loading effect of the second stage which reduces the voltage gain। तो ये लोडिंग इफेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या फॉल इन द गेन हो जाएगा। नाउ एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ये एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे गेन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक केस में लो हमारे पास 50 to 20 किलोहर्ट्ज वोल्टेज गेन मेन कांस्टेंट एट फ्रीक्वेंसी। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द रिएक्टेंस ऑफ CC डिक्रीजेज। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए तो रिएक्टेंस ऑफ द CC डिक्रीज हो जाएगा विच इंक्रीजेज द वोल्टेज गेन इंक्रीज कर देगा। बट लोअर कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रोड्यूस हायर लोडिंग इफेक्ट ऑफ द सेकंड स्टेज, है ना, विच डिक्रीज द गेन। तो ये दोनों फैक्टर जो है इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये क्या करते हैं इसको कांस्टेंट कर देंगे। तो द टू फैक्टर कैंसिल आउट एंड रिजल्ट कांस्टेंट गेन हमारे पास आ जाएगा। तो बैंडविड्थ हमने बता ही दिया है आपको। ना वोल्टेज गेन, अगर हम हाइब्रिड मॉडल की बात करें, हाइब्रिड मॉडल से हम वोल्टेज गेन निकालें एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वोल्टेज गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी रेंज विद द हाइब्रिड मॉडल। तो हाइब्रिड मॉडल हमने पहले बता चुके हैं। तो ये VI द इनपुट हो जाएगा हमारे पास, ये HI इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इसमें जो करंट है वो बेस करंट IB हो जाएगी। ये हमारे पास जो है करंट सोर्स हो जाएगा HFE IB अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिड मॉडल। ये आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट है IC हो जाएगी, ये लोड रेजिस्टेंस है, और HIE जो इनपुट इम्पीडेंस है किसका, नेक्स्ट स्टेज का।
तो इनपुट इम्पीडेंस जो है हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन होगा 1/ZL, ZL जो है इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/RL प्लस 1/HIE। तो ZL की वैल्यू HIE इंटू RL डिवाइड बाई HIE इंटू प्लस RL आ जाएगी ना। आउटपुट वोल्टेज जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, दिस करंट सोर्स जो हमारे पास है ये, क्योंकि इधर रिवर्स डायरेक्शन में है तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, डायरेक्शन इज इन द दिस डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। तो HFE IB इंटू ZL हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि हमारे पास करंट इंटू द इम्पिडेंस, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो VI जो है वो क्या है, VI इनपुट वोल्टेज HIE इंटू IB हो जाएगा, इनपुट इम्पिडेंस इंटू करंट। तो AVM यानी कि वोल्टेज गेन एट द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज VO अपॉन VI, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस HFE ZL डिवाइड बाई HIE। ZL की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो हमारे पास माइनस HFE RL अपॉन HIE प्लस RL क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन एट द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगा। नाउ कम्स टू द वोल्टेज गेन एट लो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते था। CCG कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड ड्यू टू द लो फ्रीक्वेंसी, है ना। लो फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास हो जाए ये, तो ये हमारे पास हाई इम्पिडेंस हमारे पास आ जाता है इन द सर्किट। तो ये हमारे कैपेसिटेंस यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। ये हमारे पास HIE नेक्स्ट स्टेज का इनपुट इम्पिडेंस है, बाकी ये सर्किट एज इट इज है जैसे पहले हमने बनाया था। तो इसमें हमारे पास जो लोड इम्पिडेंस का, जो लोड इम्पिडेंस पर हमारे पास ZL की वैल्यू आएगी वो 1/ZL इक्वल टू, क्योंकि ये RL और ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो ये हमारे पास दोनों सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा। तो 1/RL प्लस 1/HIE प्लस 1/jωC हो जाएगा। और इसकी वैल्यू ZL की वैल्यू हमारे पास RL ब्रैकेट में HIE माइनस J/ωC डिवाइड बाई HIE प्लस RL माइनस J/ωC, क्योंकि यहाँ पर हमने J से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो J स्क्वायर माइनस में -1 हो जाएगा और ऊपर J हो जाएगा। नाउ द वोल्टेज अक्रॉस, आप देखें ये हमने देखा कि माना कि I2 करंट है, ये I1 करंट है, दोनों मिलके हमारे पास क्या हो गई है, IC हो गई। तो I2 वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी वोल्टेज अक्रॉस दिस, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस क्या हो जाएगा, I2 इंटू द इम्पिडेंस ऑफ दिस सीरीज में है इंटू द HFE इंटू IB इंटू ZL, ये हमारे पास आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी HFE IB इंटू ZL डिवाइड बाई HIE इंटू माइनस J/ωC। तो V0 जो है हमारे पास माइनस I2 इंटू क्या आ जाएगा, HIE, इसके अक्रॉस ही वोल्टेज है, ये V0 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये V0। तो ये V0 आ जाएगा हमारे माइनस I2 HIE। तो V0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस I2 की वैल्यू पुटअप कर दी है इसमें, तो माइनस HFE IB ZL डिवाइड बाई HIE माइनस J/ωC इंटू HIE आ जाएगा। नाउ VI हमें पता ही है कि HIE इंटू IB होता है, तो इनकी हम जो वोल्टेज गेन एट द लो फ्रीक्वेंसी AVL विल बी इक्वल टू V0 अपॉन VI, उनको डिवाइड कर दीजिए V0 और VI को, तो ये हमारे पास आ जाएगा गेन माइनस HFE डिवाइड बाई ZL माइनस HFE ZL डिवाइड बाई HIE माइनस J/ωC। नाउ वोल्टेज गेन एट द हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर भी हम जो कैपेसिटेंस है, शंट कैपेसिटेंस जो है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर आप देखें ये वाली वैल्यू जो है वो लो रिएक्टेंस होता है। तो लो रिएक्टेंस में क्या हो जाएगा, शंट कैपेसिटेंस इंक्लूड हो जाएगा। तो HIE के साथ जो नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास HIE, उसके साथ हमारे पास शंट कैपेसिटेंस जो है आउटपुट पे वो हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा, जिसको हमने CS कहा। तो ये हमारे पास 1/ZL जो है, क्योंकि ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो 1/ZL इक्वल टू 1/RL प्लस 1/HIE प्लस 1/jωCS हो जाएगा। तो ZL की वैल्यू हमारे पास HIE RL डिवाइड बाई HIE प्लस RL प्लस J/ωCS HIE इंटू RL हो जाएगा। तो V0 हम जो है देखते हैं, V0 हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंटू ZL आ जाएगा, क्योंकि ये करंट सोर्स है। तो माइनस HFE IB इंटू ZL, माइनस क्यों है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में करंट है, कलेक्टर करंट। तो VI जो है वो क्या है, HIE इंटू IB। तो AVH यानी कि हमारे पास वोल्टेज गेन एट द हाई फ्रीक्वेंसी V0 अपॉन VI, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस HFE ZL डिवाइड बाई HIE, और ZL की वैल्यू हमारे पास 10th इक्वेशन से गिवन है। तो इस तरह से हम द वोल्टेज गेन ऑफ द RC कपल्ड एम्पलीफायर, और ये हमारे पास बैंडविड्थ, और हम ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है वो हम प्लॉट कर सकते हैं, एंड द वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज गेन हम कैलकुलेट निकाल सकते हैं। तो दिस इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज RC कपल्ड एम्पलीफायर।
नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।